हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं प्रवक्ता अर्थशास्त्र के पेपर को लेकर। तो यहाँ पर 2019 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसको हम आज अपडेटेड तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और साथ ही दोस्तों, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, ये प्रवक्ता समूह गौ के अंतर्गत ये एग्ज़ाम होता है और साथ ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इसको कंडक्ट कराता है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में आपको ऐसे लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने उन साथियों को जो अर्थशास्त्र के साथी हैं उनको इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बिना देरी किए हुए दोस्तों, लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन फलन का सीधा संबंध किससे है? तो उत्पादन संबंध जो फलन होता है दोस्तों, उत्पादन फलन, उसका सीधा संबंध किससे होता है? ऑप्शन है यातायात, बैंकिंग, कीमतें या उत्पादन के साधन। तो दोस्तों, अगर उत्पादन फलन को बढ़ाना है तो हमें किस पे जो है फोकस करना होगा? उत्पादन के साधनों पर। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि उत्पादन फलन का जो सीधा संबंध है वो है उत्पादन के साधनों पर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो जब औसत उत्पादन मैक्सिमम होगा दोस्तों, तब क्या होगा? जो सीमांत उत्पाद है बढ़ता है, बिल्कुल गलत है। कुल उत्पादन गिरता है, ये भी बिल्कुल गलत है। अगर औसत उत्पादन अधिकतम होता है तो दोस्तों क्या होता है कि औसत उत्पादन सीमांत उत्पाद के बराबरी कर लेता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, क्योंकि जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है, यानी कि आपका एवरेज जो आपको उत्पादन हो रहा है वो अगर मैक्सिमम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो सीमांत उत्पादन की बराबरी कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या दर्शाता है? तो दोस्तों, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आपने पढ़ा होगा कि ये जो है किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है स्थिर प्रतिफल को भी रिप्रेजेंट करता है, घटता प्रतिफल भी परिवर्तनशील को रिप्रेजेंट करता है, और बढ़ता प्रतिफल भी। क्योंकि जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है दोस्तों, उसमें स्थिर प्रतिफल भी देखने को मिलता है कितनी बार। कभी कभी प्रतिफल जो है घटता हुआ भी महसूस होता है, कभी कभी प्रतिफल घटता बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो इसीलिए वो परिवर्तनशील अनुपात का नियम है। तो इसके लिए इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है? अब बात करते हैं इसमें पूर्ति की लोच को मापने की विधि कौन सी नहीं है। तो मांग और पूर्ति आपने पढ़ा है और उसमें लोच का टॉपिक आपने पढ़ा है दोस्तों। तो उसके अंतर्गत क्या है, पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रतिशत विधि, ये तो इसमें पूर्ति की लोच को मापने की विधि के रूप में जानी जाती है, क्योंकि अगर पूर्ति होगी तो उसको हम परसेंट में भी निकालेंगे। तो ये बिल्कुल सही है। उसके अलावा बिंदु विधि का भी यूज़ किया जाता है, बिंदु विधि से भी पूर्ति की लोच को मापा जाता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तो कुल व्यय विधि दोस्तों, ये जो है पूर्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है रॉन्ग है। ठीक है, पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है। कुल व्यय विधि जो है पूर्ति की लोच को नहीं मापता, लेकिन प्रतिशत विधि और बिंदु विधि के द्वारा पूर्ति की लोच को मापा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लेकिन वैसे मापने की विधि कौन सी नहीं है पूछा गया है। तो कुल व्यय विधि दोस्तों यहाँ पर पूर्ति की लोच को मापने की विधि नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विकुंचित मांग वक्र का संबंध किससे है?
तो विकुंचित मांग वक्र जो है इसका संबंध किससे है? एकाधिकार से, समझौता अल्पाधिकार से, गैर समझौता अल्पाधिकार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकुंचित मांग वक्र का जो संबंध है दोस्तों वो है आपका गैर समझौता अल्पाधिकार। तो ये गैर समझौता अल्पाधिकार जो है दोस्तों ये विकुंचित मांग वक्र से रिलेट करता है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकुंचित मांग वक्र जो आपने पढ़ा है दोस्तों वो किस पर आधारित है? वह है गैर समझौता अल्पाधिकार पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है? तो पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित कौन सी शर्त नहीं है ये पूछा गया है। ऑप्शन है फर्मों की अधिक संख्या, कीमत पर फर्म का नियंत्रण, समरूप वस्तु या पूर्णतया लोचदार मांग। तो कौन सी शर्त पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अगर हम बात करें दोस्तों फर्मों की अधिकतम संख्या होगी तो ये पूर्ण प्रतियोगिता को रिप्रेजेंट करेगी। इसके अलावा समरूप वस्तु अगर होंगे तो ऐसी स्थिति में भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। पूर्णतया लोचदार मांग यानी कि जब मांग और लोच की स्थिति बनती है दोस्तों तो ये भी एक जो है पूर्ण प्रतियोगिता को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन कीमत पर फर्म का नियंत्रण, अगर कीमत पर केवल फर्म का नियंत्रण रहेगा तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता जो है संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अदरवाइज यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता के लिए फर्मों की संख्या अधिक संख्या हो आवश्यक है, समरूप वस्तु का होना भी जरूरी है, पूर्णतया लोचदार मांग यहाँ पर होना जरूरी है। लेकिन फर्म पर अगर कीमत पर अगर फर्म का नियंत्रण है तो जो है पूर्ण प्रतियोगिता से संबंधित ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी। अब बात करते हैं दीर्घ काल में पूर्ण प्रतियोगिता होगी किस प्रकार की होगी। अगर यहाँ पर दोस्तों एम आर इज इक्वल टू एम सी हो तो ऐसी स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता होती है। ए आर इज इक्वल टू एम आर हो तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। एल ए सी कीमत के इक्वल हो जाए तब भी पूर्ण प्रतियोगिता होती है। तो उपरोक्त सभी इसके सही आंसर हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के लिए आपके पास ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच। अब दोस्तों यहाँ पर एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच की बात कही गई है। तो अगर किसी उत्पाद पर एकाधिकार है व्यक्ति का तो ऐसी स्थिति में जो मांग की आड़ी लोच होगी वो इकाई से अधिक भी नहीं हो सकती और इकाई से कम भी नहीं हो सकती दोस्तों। क्या होएगी? बिल्कुल शून्य होती है। क्योंकि मांग की आड़ी लोच जब एकाधिकार व्यक्ति का होता है तो ऐसी स्थिति में मांग की आड़ी लोच हमेशा शून्य होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एकाधिकार के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य है? तो एकाधिकार की अगर हम बात करें तो दोस्तों ऐसी स्थिति में ए आर इज ग्रेटर देन एम आर होता है। क्योंकि जो एवरेज रिवेन्यू होता है दोस्तों वो क्या हो जाता है? मार्जिनल रिवेन्यू से अधिक हो जाता है। यानी कि जो औसत राजस्व है वो क्या हो जाता है? सीमांत राजस्व से अधिक हो जाता है। तो इस आधार पर आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए आर इज ग्रेटर देन एम आर, एवरेज रिवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, औसत राजस्व जो है वो सीमांत राजस्व से अधिक हो जाता है। कब होता है दोस्तों? जब एकाधिकार हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। एक फर्म सूचित करती है कि श्रम का सीमांत उत्पाद 5 है तथा श्रम की पूंजी के लिए सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी 2 है। तो पूंजी का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम सीमांत उत्पाद की बात करें, पूंजी के लिए सीमांत उत्पाद की बात करें तो जो श्रम की सीमांत उत्पाद है उसको जो है तकनीकी दर से हम डिवाइड करके इसको निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सीमांत उत्पाद है 5 और तकनीकी दर जो है वो है 2 है। तो 5/2 करेंगे तो 2.5 हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 5 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो 2.5 इसकी जो है सीमांत उत्पाद होगी।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, औसत स्थिर लागत वक्र AFC उत्पादन अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता है? तो औसत स्थिर लागत वक्र जो AFC है वो उत्पादन अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है AFC जो है कभी भी शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर AFC ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हो सकता है दोस्तों, ठीक है, बट AFC कभी भी शून्य नहीं होता है। तो ये इसका जो है सही कारण है, क्योंकि औसत स्थिर लागत वक्र जो AFC उत्पादन अक्ष है वो अक्ष को क्यों नहीं स्पर्श करता है ये पूछा गया है, क्योंकि ये इसलिए स्पर्श नहीं करता है क्योंकि AFC का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आगम MR होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें सीमांत आगम जो है यानी कि MR मार्जिनल रिवेन्यू जो है, तो ये जो है दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि मांग की लोच इकाई से अधिक है तो सीमांत आगम क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या गणना नहीं की जा सकती। तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता है दोस्तों उसके अंतर्गत जब मांग की लोच होती है और इकाई से अधिक हो जाए मांग की लोच, तो ऐसी स्थिति में सीमांत आगम जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है दोस्तों। क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि, यानी कि विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करता है जबकि क्या होना चाहिए? सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। तो एक एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन को प्राप्त करता है दोस्तों, जब आपकी सीमांत आगम और लागत इक्वल हो जाए। तो सीमांत आगम जो होगा वो सीमांत लागत के इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में विशुद्ध एकाधिकारी उत्पाद की साम्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कीमत विभेदीकरण की शर्त क्या है? तो दोस्तों अगर हमें कीमत विभेदीकरण करना है तो इसके लिए शर्त क्या हो सकती है? पूर्ति पर नियंत्रण, या बाजारों का पृथकीकरण, या उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार, या कानूनी स्वीकृति। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें कीमत विभेदीकरण की अगर बात करें तो पूर्ति पर नियंत्रण होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो कीमत विभेदीकरण के लिए क्या चाहिए? बाजारों का पृथकीकरण भी होना चाहिए, यानी कि अलग अलग प्रकार के बाज़ारों का होना भी ज़रूरी है। उसके अलावा उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार भी होना ज़रूरी है, जो उपभोग करता है उनके व्यवहार में भी एक कुशलता होनी चाहिए, और कानून से स्वीकृति लेना भी ज़रूरी है। तो कीमत विभेदीकरण के लिए पूर्ति पर नियंत्रण होना चाहिए, और बाज़ारों का पृथकीकरण होना चाहिए, उपभोक्ताओं का विशेष व्यवहार होना चाहिए, और कानूनी स्वीकृति होनी चाहिए। तो इस आधार पर देखें ये चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों कीमत विभेदीकरण के अंतर्गत। तो इस आधार पर अगर हम इसका देखें तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि डी में इसके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौद्रिक लागत में सम्मिलित होता है। तो जो मौद्रिक लागत है वो किस में सम्मिलित होता है दोस्तों? ऑप्शन है सामान्य लाभ, अव्यक्त लागतें, व्यक्त लागतें, या उपरोक्त सभी। तो जो मौद्रिक लागत है दोस्तों उसमें एक तो सामान्य लाभ को भी मौद्रिक रूप में जोड़ा जाता है, अव्यक्त जो लागतें होती हैं और जिनको व्यक्त किया जा सकता है वो लागतें हो गई। तो ये सभी प्रकार की मौद्रिक लागत के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सटीक आंसर बनेगा दोस्तों। सामान्य लाभ भी है, अव्यक्त लागतें भी हैं, और व्यक्त लागतें भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। द्वयाधिकार के कुर्ने मॉडल, अगर हम बात करें द्वयाधिकार के कुर्ने मॉडल जो है इसके अंतर्गत प्रत्येक
द्वयाधिकारी द्वारा संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा। तो संतुलन की स्थिति में उत्पादन कब कितना किया जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर कुल उत्पादन का आधा भाग बिल्कुल गलत है, कुल उत्पादन का 1/4 बिल्कुल गलत है, कुल उत्पादन का 1/6 भाग ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कुन्नौ मॉडल है दोस्तों उसके अनुसार कुल उत्पादन का 1/3 भाग जो है संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जा सकता है। तो यानी कि जो टोटल द्वयाधिकारी के द्वारा जो संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाता है वो कुल उत्पादन का 1/3 भाग किया जाता है, यानी कि 1/3 ऑफ टोटल जो आपका प्रोडक्शन हुआ है, टोटल उत्पादन का 1/3 भाग जो है यहाँ पर संतुलन की स्थिति में उत्पादन किया जाएगा कुन्नो मॉडल के अनुसार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अवसर लागत वक्र यह मानकर चलता है कि, तो जो अवसर लागत वक्र है वो क्या मान के चलता है कि श्रम ही केवल उत्पादन का साधन है और श्रम की प्रयुक्त मात्रा से ही वस्तु की कीमत तथा लागत मालूम की जाती है। तो दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें अवसर लागत को देखना है तो अवसर लागत वक्र जो बनता है दोस्तों वो जो है जो वस्तु की कीमत है या लागत मालूम की जाती है, क्योंकि श्रम में जो प्रयुक्त वस्तु है कि श्रम की जो प्रयुक्त मात्रा है उसी के द्वारा वस्तु की कीमत मालूम की जाती है। क्योंकि अगर जिस वस्तु को बनाने में या उसके प्रोडक्शन में जितना अधिक श्रम लगेगा तो उसकी कीमत उसी हिसाब से बढ़ाई जाएगी, ठीक है नहीं। तो ये अवसर लागत वक्र इसी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उपभोक्ता संतुलन के लिए द्वितीय क्रम की शर्त है। तो जो उपभोक्ता संतुलन के लिए जो सेकंड ऑर्डर की जो शर्त है दोस्तों क्या है कि इसमें जो है स्पर्शिता के बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तो स्पर्शिता के बिंदु पर जो उदासीन वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति क्या होना चाहिए? उन्नतोदर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें, अगर किसी एक देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन की जो आवश्यक शर्त है वो कौन सी नहीं है ये पूछा गया यहाँ पर। तो आवश्यक शर्तें हमको जान लेनी चाहिए, तो उस आधार पर हम उसमें जो है नहीं वाले ऑप्शन को आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि श्रम की का पूर्ण रोजगार जो है ये उत्पादन संभावना वक्र के लिए आवश्यक है। इसके अलावा स्थिर कीमतें होनी आवश्यक हैं। इसके अलावा सभी उत्पादक उत्पादन कुशलता रखते हों। तो ये उत्पादन कुशलता का होना भी ज़रूरी है और साथ में श्रम का पूर्ण रोजगार होना भी ज़रूरी है और जो कीमतों में स्थिरता होना भी ज़रूरी है। ये किसी देश के अपने उत्पादन संभावना वक्र पर उत्पादन हेतु आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों उत्पादन कौन कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पर सभी उत्पादकों द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग, क्योंकि सभी उत्पादकों के द्वारा अद्यतन तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा नहीं है पूछा गया था, तो यही इसका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साधारण जो चक्रीय प्रवाह मॉडल है इसमें क्या होता है कि घरेलू संसाधनों की आपूर्ति करता है, बिल्कुल गलत है। यह जो है व्यवसाय अंतिम वस्तु के पूर्ण करता है। अ, अगर हम इसके फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो दोस्तों ये घरेलू संसाधनों की, क्योंकि साधारण चक्रीय प्रवाह की बात कही गई है और साधारण चक्रीय प्रवाह मॉडल के अकॉर्डिंग दोस्तों घरेलू संसाधनों की के आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि घरेलू संसाधन जितने अधिक होंगे उसके द्वारा चक्रीय प्रवाह को ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान दें दोस्तों, एग्जाम में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तो ये भी बिल्कुल सही है। और व्यवसाय अंतिम वस्तु की आपूर्ति करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा घरेलू अंतिम वस्तुओं के मांग करता है, बिल्कुल सही है।
क्योंकि जो अंतिम वस्तु की मांग होगी वो घरेलू तौर पर होगी। इसके अलावा उपयुक्त तो सभी सत्य हैं, ये जो है तीनों को रिप्रेजेंट एक साथ कर रहा है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक उत्पाद बेवलन वस्तु है तब। तो बेवलन वस्तु की स्थिति को आपने पढ़ा है दोस्तों, बेवलन वस्तुएं होती हैं। तो बेवलन वस्तुएं क्या हैं, इसमें जो है मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित होती है, क्योंकि मांग का संबंध किससे है, कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। अगर मांग बढ़ेगी तो कीमत जो है उसकी बनी रहेगी, और जैसे ही मांग घटेगी तो कीमत भी उसमें क्या करनी पड़ेगी, वो जो है उसको घटानी पड़ेगी। तो ऐसी वस्तु को बेवलन वस्तुएं कही जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है। तो जो निकृष्ट वस्तुएं होती हैं दोस्तों, उनका आय प्रभाव किस प्रकार का होता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, अनंत या शून्य। जो निकृष्ट वस्तुएं होंगी उनका आय प्रवाह दोस्तों कैसा होगा, वो होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, वस्तुएं अगर निकृष्ट होंगी तो आय का प्रवाह कैसा होगा दोस्तों, वो ऋणात्मक होगा ही होगा, क्योंकि निकृष्ट वस्तुओं का जो है बाजारीकरण करना बहुत कठिन काम है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो है उससे जो है मांग के आधार पर उसकी मांग उसकी होएगी नहीं, तो इस आधार पर जो है आय प्रभाव जो है ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, अन्य बातें समान हो रहने पर कीमत में वृद्धि उत्पन्न करती है। तो अगर वस्तुएं अन्य वस्तुएं बातें समान रहें तो कीमत में वृद्धि क्या उत्पन्न करती है दोस्तों। ऑप्शन है मांग को बाहर की ओर खिसकाना, बिल्कुल गलत। मांग को अंदर की ओर खिसकाना, ये भी रॉन्ग है दोस्तों। मांग का संकुचन, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर अन्य बातें समान हैं तो कीमत में वृद्धि उत्पन्न क्या करेगी, एक मांग के अंतर्गत संकुचन पैदा करेगी। इसलिए दोस्तों अगर हम उत्पादन और अन्य चीज़ों को समान रखते हैं तो ऐसी स्थिति में कीमत में वृद्धि करना जो है मांग में संकुचन पैदा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संतुष्टि के स्तर बिंदु पर सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति होती है। तो अगर संतुष्टि की स्तर बिंदु होता है या तो सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों। तो सीमांत उपयोगिता की जो प्रवृत्ति होगी वो होगी शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी दोस्तों। ठीक है, जब संतुष्टि के स्तर बिंदु पर पहुंच जाएंगे तो ऐसी स्थिति में सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति जो होगी वो शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, सभी बिंदु पर इकाई लोच की दशा में मांग वक्र होता है। तो अगर सभी बिंदु पर इकाई लोच हो तो ऐसी दशा में मांग वक्र कैसा होता है दोस्तों, ये होता है आयताकार हाइपरबोला। ठीक है, तो आयताकार हाइपरबोला के फॉर्म में जो है मांग की लोच की दशा में जो मांग वक्र बनेगा वो आयताकार हाइपरबोलिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है। तो कौन सा नियम ऐसा है जिसके अंतर्गत जिसके कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला बन जाता है। ऑप्शन है उपभोक्ता संतुलन, सीमांत उपयोगिता ह्रास, उपयोगिता निम्नतमीकरण या उपयोगिता अधिकतमीकरण। तो किस नियम के कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढाल वाला होता है दोस्तों, वो होता है आपका सीमांत उपयोगिता ह्रास के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता संतुलन में होता है जब सीमांत उपयोगिता होती है। तो कोई भी उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में कब होता है दोस्तों, जब सीमांत उपयोगिता क्या होगी दोस्तों, वो होगी समान रहेगी। तो संतुलन की अवस्था तभी कहलाएगी जब उपयोगिता क्या होगी, समान होगी, सीमांत उपयोगिता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि समान उपयोगिता होने पर, सीमांत उपयोगिता के समान होने पर उपभोक्ता जो है संतुलन की अवस्था में रहते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है जब। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, दुर्लभता की बात की गई है, यानी कि किसी भी वस्तु की दुर्लभता की बात की गई है। ये कब विद्यमान होती है, जब क्या होता है दोस्तों, जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं। कि क्योंकि अगर बाजार की में जो है संपूर्ण मांग में पूरा संतुलन, उत्पादन की संपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए अगर संसाधन पर्याप्त नहीं होंगे दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में दुर्लभता की दशा जो है विद्यमान होने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, यदि एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तब आय प्रभाव। तो दोस्तों अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो आय प्रभाव क्या होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत करता है यदि वस्तु सामान्य है। तो दोस्तों अगर वस्तु सामान्य वस्तु है तो प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूत बनाती है। ठीक है, कीमत बढ़ने पर आय प्रभाव में क्या हो जाती है कि प्रतिस्थापन प्रभाव को मजबूती प्रदान करती है, लेकिन होना क्या चाहिए, वस्तु सामान्य होनी चाहिए। और यदि वस्तु निकृष्ट हो गई दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन प्रभाव भी निष्प्रभावी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर वस्तु ही निकृष्ट है, यूज़फुल कम है, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव भी निष्प्रभाव हो जाएगा। तो इस आधार पर देखें तो ये ए और बी दोनों आंसर यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि दोनों इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, एक चक्रीय मॉडल में वास्तविक चर है। तो जो चक्रीय मॉडल होता है दोस्तों, उसमें वास्तविक चर क्या होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, उत्पादित वस्तुएं सेवाएं दोनों तथा संसाधन जो प्रयुक्त होते हैं वो वास्तविक चर के तौर पर होते हैं। क्योंकि जो चक्रीय मॉडल है दोस्तों, उसमें क्या है कि वास्तविक चर के रूप में क्या होंगी, उत्पादित वस्तुएं होंगी और जो सेवाएं हैं, ठीक है, दोनों, और जो संसाधन, जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, वस्तुएं हो गई, जो सेवाएं हम दे रहे हैं वो हो गई, और जिन संसाधनों का उपयोग हम कर रहे हैं, वो तीनों की तीनों एक चक्रीय मॉडल के अंतर्गत वास्तविक चर के रूप में जाने जाते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा दोस्तों। दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। और साथ ही जो अभ्यर्थी जो है इकोनॉमिक्स के आपके फ्रेंड्स हैं, उनको आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, यह आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, यदि एक वस्तु की मांग बेलोच है, इसकी कीमत में वृद्धि से इस वस्तु के उपभोक्ताओं के कुल व्यय पर असर होगा। तो दोस्तों एक वस्तु की मांग अगर बेलोच है तो क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगी, कमी होगी, या समान बना रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी कीमत में वृद्धि की जाए, क्योंकि वस्तु की मांग तो बेलोच है, तो ऐसे में क्या, अगर हम कीमत में वृद्धि करेंगे तो इस वस्तु के उपभोक्ताओं के कुल व्यय पर असर क्या होगा दोस्तों, कि व्यय में इसकी वृद्धि, व्यय में वृद्धि हो जाएगी, किनकी, उपभोक्ताओं के व्यय में वृद्धि होगी दोस्तों। क्योंकि मांग तो बेलोच है और कीमत में वृद्धि कर दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उपभोक्ताओं के जो व्यय होगा उस पर उसका असर पड़ेगा, और जो व्यय होगा, उपभोक्ताओं का जो खर्च होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, किसी उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर व्यक्त किया जाता है। तो उदासीनता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर क्या व्यक्त किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है समान संतुष्टि को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों जब आपके पास कोई भी वस्तु के उत्पादन और जो मांग और लोच है दोस्तों की, यानी कि वस्तु की जो क्रय विक्रय की स्थिति है या उत्पादन और उपभोग की स्थिति है, अगर उसमें जो है उदासीनता वक्र प्राप्त हो रहा है, तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि उसमें समान संतुष्टि जो है प्रत्येक बिंदु पर बनी रहती है, यानी कि वस्तु जो है समान स्थितियों में चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं।
तो ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कीन्स, पीगू, रिकार्डो या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटी पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर 3 नाम दिए गए। कीन्स ये गलत है, पीगू भी यहाँ पर इसके लेखक नहीं हैं, रिकार्डो भी इसके लेखक नहीं हैं। जबकि ये जो है जीन बेप्टिस्ट के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। किसके द्वारा? ये हैं इसके लेखक जो हैं वो हैं जीन, इसको आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, वो हैं जीन बैप्टिस्ट। इस तरीके से आप देखेंगे बैप्टिस्ट, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट लिख लीजिए इसको। तो जीन बैप्टिस्ट ने दोस्तों जो है ट्रेड दी इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक ग्रंथ को जो है पुस्तक को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तीनों में से सही नहीं है। तो जीन बैप्टिस्ट ने जो है ट्रेड दी इकोनॉमी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, इकोनॉमी पॉलिटिक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की मान्यता नहीं है? तो अगर कीन्स के आय और रोजगार सिद्धांत की हम बात करें तो दोस्तों कीन्स का सिद्धांत अल्पकालीन सिद्धांत है, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा दूसरा है कीन्स का सिद्धांत बंद अर्थव्यवस्था से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कीन्स ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं, एक तो अल्पकालिक है और दूसरा बंद अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला हम बात करें तो इसमें जो है अनैच्छिक बेरोजगारी उपस्थित रहती है, क्योंकि कीन्स का जो आय और रोजगार सिद्धांत है इसके अंतर्गत अनैच्छिक बेरोजगारी को भी प्रदर्शित किया गया है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है, कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, बिल्कुल गलत है। ये पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों अल्पकालिक सिद्धांत है, ये बंद अर्थव्यवस्था को संबंधित करता है और इसमें अनैच्छिक बेरोजगारी को भी रिप्रेजेंट किया गया है। तो कीन्स का सिद्धांत अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों जो क्रय शक्ति समता सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? और ऑप्शन है गुस्टाव कैसल, कीन्स, हिक्स या सैमुअल्सन ने। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो दिया है वो गुस्टाव कैसल ने दिया है। किसने दिया है? इसका प्रतिपादन जो है गुस्टाव कैसल ने किया था। तो गुस्टाव कैसल जो है इसके जो है मेन क्रय शक्ति समता सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सी विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का उद्देश्य है? तो विकसित अर्थव्यवस्था अगर है तो उसमें राजकोषीय नीति की का क्या उद्देश्य है दोस्तों? तो ऑप्शन है विनियोग के स्तर में वृद्धि करना, बिल्कुल सही है। अगर अर्थव्यवस्था विकसित है तो विनियोग के स्तर में वृद्धि जरूर करेगी। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति का भी पूरा प्रयास किया जाएगा, साथ ही आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने का भी प्रयास किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसके ऑप्शन सही रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो क्या होता है? विनियोग के स्तर में वृद्धि करना होता है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति होती है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना होता है और ये सभी प्रकार की चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? अब हम बात करें दोस्तों राजकोषीय नीति के उपकरण की बात करें कौन सा नहीं है। ऑप्शन है करारोपण, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण या ब्याज की दर। तो राजकोषीय नीति का उपकरण कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इस आधार पर देखें तो ब्याज की दर दोस्तों राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी करारोपण भी है, सार्वजनिक व्यय भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है, करारोपण भी आता है, क्योंकि कर अगर लगाया जाता है तो वो भी राजकोषीय नीति के अंतर्गत है। और सार्वजनिक व्यय किया जाता है तो वो भी राजकोष के अंदर जाता है, सार्वजनिक ऋण लिया जाता है तो वो भी राजकोष के अंदर जाता है। लेकिन जो ब्याज की दर है दोस्तों वो राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण है। तो दोस्तों जो भुगतान संतुलन है ऐसी स्थिति में जो असंतुलन होता है, अनबैलेंस्ड पोजीशन होती है, वो क्या है उसका कारण?
चक्रीय उच्चावचन भी हो जाता है, ठीक है। चक्रीय जो उच्चावचन यानी कि चेंजेज आते हैं। इसके अलावा आय प्रभाव और कीमत प्रभाव, यानी कि आय अगर वृद्धि हो रही है, कीमत में अगर वृद्धि हो रही है, तो ये भी जो है इसका कारण हो सकता है। आय में कमी और वृद्धि दोनों हो सकता है। उसके अलावा व्यापार में घाटा अगर हो तो वो भी भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण बनेगा। और इसके अलावा उपरोक्त सभी, तो यानी कि इस आधार पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर बनेगा। यानी कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण जो है चक्रीय उच्चावचन भी है, आय और प्रभाव में कीमत प्रभाव है, व्यापार का घाटा है। उसके अलावा ये सभी ऑप्शन तीनों के तीनों इसमें सही हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी यानी कि सीमांत प्रवृत्ति के बारे में कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति की बात करें तो यहाँ पर आपका है एमपीसी सदैव शून्य के बराबर होता है। ये रॉन्ग है। एमपीसी सदैव 2 के बराबर होता है, ये भी गलत है। एमपीसी शून्य से अधिक लेकिन 1 से कम होता है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। यानी कि जो एमपीसी की वैल्यू है वो शून्य से तो ग्रेटर होगी, ठीक है, शून्य से ग्रेटर होगी लेकिन 1 से क्या होगी, कम होगी। तो ये जो होता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति जो होती है ये हमेशा 1 से कम होती है लेकिन शून्य से अधिक होती है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग होगी। तो 0 पॉइंट कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 1 2 3 जो भी है आप समझ सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में इसका मान होता है सीमांत प्रवृत्ति का मान। तो पॉइंट में ही इसका आंसर मैक्सिमम प्राप्त होता है दोस्तों। अगर आपने सिम एमपीसी की वैल्यू फाइंड करी होगी तो ये 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो ये शून्य से अधिक होता है लेकिन जो है 1 से कम आता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो आय विधि है दोस्तों उसमें किसको सम्मिलित नहीं किया जाता ऐसा पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देखें सकल घरेलू निजी विनियोग, तो इसको जो है दोस्तों यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद की आय विधि में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। इसके अलावा मजदूरी है, वेतन है, लगान है, ब्याज है, लाभांश है, ये सारे राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कर आते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कर लिए जाते हैं। इसके अलावा जो घिसावटें होती हैं यानी कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो व्यय हो रहा है, ये सारी चीज़ घिसावटों के अंतर्गत आती हैं। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आय विधि में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता, ये सकल घरेलू निजी विनियोग को सम्मिलित नहीं किया जाता। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन सा एक से के बाजार नियम की मान्यता नहीं है। तो से के बाजार नियम की मान्यता कौन सी नहीं है ये पूछा गया है। तो अगर हम बात करें पूर्ण प्रतियोगिता, से के बाजार नियम के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता बिल्कुल प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा दीर्घकाल को भी रिप्रेजेंट किया गया है। संग्रह का अभाव होता है से के बाजार नियम में, अगर आपने स्टडी किया होगा तो से के बाजार नियम में दोस्तों क्या होता है, संग्रह का अभाव दिखाया गया है। साथ ही खुली अर्थव्यवस्था दोस्तों ये इसके अंतर्गत से के बाजार नियम के अंतर्गत खुली अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी पूर्ण प्रतियोगिता भी होती है, दीर्घकाल भी होता है, संग्रह का अभाव भी इसके अंतर्गत होता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों तथा शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में साधारण रूप से 1 वर्ष पूर्ण किए जाने पर समस्त आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है, वह कथन किसने दिया था। तो दोस्तों ये कथन हैं, ये अलग अलग जो है अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए कथन हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर लें, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अगर इस कथन की बात करें तो दोस्तों ये है क्रॉन्स का। किसका है, क्रॉन्स का दोस्तों ये कथन है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लोचदार विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग तथा पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर तथा नीचे रखा जाता है, यह कथन किसने दिया था। तो अगर लोचदार विनिमय दर की वस्तुओं की मांग और पूर्ति तथा पूर्ति के प्रवाह के द्वारा लोचपूर्ण वस्तु तरीके से ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है, ये कथन किसने दिया था दोस्तों।
ये कथन था दोस्तों सैमुअल्सन का। किसने दिया था? सैमुअल्सन का कथन था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दोस्तों फिर से कथन पर आधारित है। दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। यह कथन किसने दिया था? तो दोस्तों अगर हम विनिमय दर की बात करें दो मुद्राओं की, तो वो किस पर डिपेंड करेंगी? वो करेंगे आर्थिक जो आंतरिक जो इंटरनल जो इसकी क्रय होती है, जो इंटरनल क्रय शक्ति जो है दोस्तों, उस पर उसके भागफल पर निर्भर करती है। ये किसका कथन है दोस्तों? ये है गुस्टाव कैसल का कथन। तो गुस्टाव कैसल ने ये बात कही थी दोस्तों कि दो मुद्राओं की विनिमय दर आवश्यक रूप से इन मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था? तो कौन से अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था? ऑप्शन है सर विलियम पेटी या प्रोफेसर केन्स या साइमन कुजनेट्स या फ्रैंक जॉन। तो दोस्तों जो अर्थशास्त्री जिन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था वो थे सर विलियम पैटी। तो सर विलियम पैटी ने दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय लेखा की अवधारणा को विकसित किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। जब राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर व्यक्त की जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो जब राष्ट्रीय आय जो है चालू कीमत पर व्यक्त की जाती है तो इसको कहा जाता है काल्पनिक आय या द्रव्यक आय। ठीक है, द्रव्यक आय इसको कहा जाता है दोस्तों, काल्पनिक आय भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय चालू कीमत पर व्यक्त करने की प्रक्रिया को काल्पनिक आय या द्रव्यक आय कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन सा एक सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन की प्रक्रिया की बात कही गई है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पादन के आकलन में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता? तो ये है दोस्तों हस्तांतरण भुगतान। तो इसमें हस्तांतरण भुगतान को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत निगम आयकर भी आता है, अवितरित लाभ भी आता है और सामाजिक सुरक्षा अंशदान भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ये वैसे रॉन्ग है, बट इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं पूछा गया इसलिए ये सही माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि में निम्न में से किसको नहीं जोड़ा जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जो व्यय विधि है दोस्तों इसमें किसको नहीं जोड़ा जाता है? ऑप्शन है निजी उपयोग व्यय, ये जोड़ा गया है इसमें। सकल घरेलू निजी निवेश, ये भी सकल व्यय जो व्यय विधि है उसके अंतर्गत आता है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर दोस्तों ये बिल्कुल रॉन्ग है। अप्रत्यक्ष कर दोस्तों इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद की व्यय विधि के अंतर्गत नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपका वस्तुओं और सेवाओं की सरकारी आय इसको भी जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के अंतर्गत इसकी व्यय विधि के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद है। अब साधन लागत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है वो क्या है दोस्तों? ऑप्शन है एन डी पी इक्वल टू NNP विदेशी शुद्ध साधन आय, NDP इक्वल टू राष्ट्रीय आय माइनस विदेशी में जो है शुद्ध साधन आय। इसके अलावा NNP बाजार कीम इक्वल टू NNP इक्वल टू बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर व अनुदान। तो इसके अगर हम सही आंसर पर जाएं, साधन लागत पर घरेलू उत्पाद कहा गया है दोस्तों। तो साधन लागत पर जो घरेलू उत्पाद होता है उसको NDP, ठीक है, NDP जो होता है वो होता है राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से साधन आय। तो ये इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। तो इसी पर डायरेक्ट स्टडी करते हैं। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का फॉर्मूला है, यह है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से शुद्ध साधन आय। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को बनाने में काफ़ी समय का यूज़ होता है, इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और साथ ही अंत में आप ज़रूर इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, तो ये आप ज़रूर करके हमारा मोटिवेशन ज़रूर करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 50 है, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किए कैसे किया जाता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा एक साधन लागत पर क्वेश्चन पहला था और ये 50 वाला क्वेश्चन भी साधन साधन लागत पर ही पूछा गया है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर साधन लागत के लगातार 2 क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। तो साधन लागत पर जो सकल घरेलू उत्पाद होता है दोस्तों, वो जीडीपी माइनस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान के बराबर होता है। तो साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन का जो आकलन करनी किया जाता है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले जीडीपी चाहिए, माइनस प्रत्यक्ष कर चाहिए और फिर उसके बाद प्लस उसमें अनुदान को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से साधन साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम पेपर के, जो हमने जिसमें 100 टोटल क्वेश्चन है दोस्तों। तो आज की क्लास में हमने टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी किए हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें हम अन्य 50 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और साथ ही अपने साथियों को, जितने भी इकोनॉमिक्स के आपके फ्रेंड सर्किल में, चाहे उत्तराखंड से, यूपी से, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम होता है, केवल पेपर का फॉर्मेट अलग अलग होता है हर स्टेट से। तो आप अपने साथियों को इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो इन्हीं सभी बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी अभ्यर्थी इकोनॉमिक्स के लगातार क्लासेस पढ़ना चाहते हैं, वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।